सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। भवतां भवतीनां च सत्रे अस्मिन् हार्दिकं स्वागतमस्ति। अद्य वयं 10वीं कक्षायाः नूतनपाठ्यक्रमस्य विषये चर्चां करिष्यामः। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। तो आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें मुख्य विषय रहेगा कक्षा 10वीं संशोधित संस्कृत पाठ्यक्रम। 10वीं कक्षा का CBSE के द्वारा संशोधित किया गया पाठ्यक्रम आज की चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से जानने योग्य दो चीज़ें हैं। पहला, पूरा पाठ्यक्रम दो भागों में बांटा गया है, और दूसरा, पूरे पाठ्यक्रम के साथ साथ परीक्षा का प्रकार भी दो प्रकार का किया गया है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो प्रथम सत्र को लेकर पूरा का पूरा हमारा पाठ्यक्रम दो सत्रों में विभाजित है। प्रथम सत्रीय परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। प्रथम सत्र के विषय में हम विस्तार से इस सत्र में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हम प्रथम सत्र के पूरे पाठ्यक्रम पर विवरणात्मक परिचय देंगे। तो अधिक समय न लगाते हुए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, पूरे पाठ्यक्रम को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, जिसमें कि आपके आंतरिक मूल्यांकन का भी तरीका बताया गया है। आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो किस आधार पर होगा, वो भी आपको विस्तार से समझाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यानपूर्वक समझें, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तब भी आप कमेंट करें। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं। देखिए ध्यान से, पूरा पाठ्यक्रम हमारा संशोधित होने के बाद संक्षिप्त भी हो गया है। कुछ पाठ हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, तो हमें चयनित बिंदुओं को ही फोकस करना है। उसी की पुनः पुनः हमें तैयारी करनी है, पुनरावृत्ति करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है बहुविकल्पात्मकः प्रश्नः। इसका क्या अर्थ बैठता है कि बच्चों, जो आपकी प्रथम सत्रीय परीक्षा होगी उसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला प्रश्न पत्र मिलेगा। अर्थात प्रत्येक प्रश्न के 3 या 4 विकल्प दिए होंगे, उत्तर दिए होंगे, जिसमें से आपने सही उत्तर का चयन करना है। ये स्पष्ट है सभी को? तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए व्याकरण खंड, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें कुछ निर्धारित बिंदु हैं जो हमें तैयार करने हैं प्रथम सत्रीय परीक्षा के लिए, और संभावित है कि नवंबर अथवा दिसंबर के माह में आपकी प्रथम सत्रीय परीक्षा हो जाएगी। देखिए, अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत पहला जो बिंदु है वो है संधि कार्यम। संधि कार्यम में भी केवल 2 ही प्रकार की संधि आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी, जिसमें है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि इस बार आपके पाठ्यक्रम में नहीं रखी गई है। व्यंजन संधि के भी केवल 2 ही भेद हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णः, अर्थात किसी भी वर्ग के पहले वर्ण को तृतीय वर्ण कर देना, पहले अक्षर के स्थान पर तीसरा अक्षर आ जाना। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसे एक शब्द हमारे पास है वाक, क में हलंत, और इसके बाद है ईशः, वाक जमा ईशः। तो ये जो वाक है इसका अंतिम वर्ण है क, जो कि क वर्ग का प्रथम वर्ण है। जब हम संधि करेंगे व्यंजन संधि, तो क के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा और बनेगा वा ग में हलंत जमा ईशः। इसे जब हम जोड़ते हैं तो बनता है वागीशः। तो ये संधि जो है आपके पाठ्यक्रम में है। संधि का ये भेद, प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण कर देना, और विस्तार से आपको कक्षा में भी समझाया जाएगा। तो इसके बाद एक और संधि है, एक और भेद है संधि का, व्यंजन संधि का, जिसमें है
वर्गीय प्रथम वर्णस्य स्थाने पंचमः वर्णः। वर्गीय पहले अक्षर के स्थान पर पांचवा अक्षर। ये कैसे होगा? जैसे देखिए, एक उदाहरण इसका भी हम देख लेते हैं। उसके बाद विस्तार पूर्वक तो आप अपनी कक्षा में समझेंगे। जैसे एक शब्द है वाक जमा मयम, तो प्रथम वर्ण है वाक क जो है वो प्रथम वर्ण है किसका? क वर्ग का। क वर्ग का पहला अक्षर जो है वो है क। जमा से पहले देखें, वाक का जो अंतिम वर्ण है वो क वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो पहले के स्थान पर पांचवा, इसी वर्ग का पांचवा क ख ग घ ङ, तो क के स्थान पर ङ हो जाएगा। वांग जमा मयम जोड़ा तो वांगमयम बन गया। तो इसी प्रकार के अन्य उदाहरण जो आपकी पाठ्य पुस्तक में आए होंगे पाठों के आधार पर, वो आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से विसर्ग संधि देखेंगे। विसर्गस्य उत्वम, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाना और विसर्ग के स्थान पर कहीं पर स, किसी स्थान पर श और कहीं श। व्याकरण के नियमों के अनुसार ये परिवर्तन विसर्ग के स्थान पर, ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, अगला जो बिंदु है व्याकरण का वो है समास। समास में भी केवल 3 ही प्रकार के समास परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें लिखा है वाक्येषु समस्त पदानां विग्रहः विग्रह पदानां च समासः। वाक्यों में जो समस्त पद है, जोड़कर जो शब्द बना है उसको अलग करना, विग्रह करना, और यदि अलग अलग पद दिए हुए हैं तो उसको जोड़कर समस्त पद बनाना। दोनों ही प्रकार से परीक्षा में आ सकता है। और कौन कौन से समास आएंगे? तत्पुरुषः, जिसमें केवल विभक्ति तत्पुरुष, और अव्ययी भाव जो कि 16 अर्थों में होता है, किंतु यहाँ पर केवल 6 ही प्रकार का बताया है। अनुपसर्ग वाला उप, सह, निर, प्रति और यथा। इसके अतिरिक्त द्वंद्व समास, और उसके भी कई भेद हैं, किंतु आपके लिए परीक्षा में केवल इतरेतर द्वंद्व समास को ही पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रत्यय की ओर। प्रत्यय देखिए, बहुत ही संक्षिप्त कर दिए गए हैं प्रत्यय। केवल 2 ही प्रकार के प्रत्यय आएंगे परीक्षा में। तद्धित प्रत्यय, जिसमें केवल मतुप और त्व प्रत्यय। मतुप जिससे श्रीमान श्रीमती शब्द बनते हैं, और धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, और त्व जैसे महत्व बनता है। तो इस तरह से स्त्री प्रत्यय, जिसमें केवल टाप प्रत्यय आएगा, गीप प्रत्यय नहीं आएगा, केवल टाप प्रत्यय को रखा गया है। टाप का भी केवल आ ही शेष बचता है। जैसे बालक शब्द से बालिका बनता है, नायक से नायिका बनता है, गायक से गायिका बनता है। बहुत ही सरल सा कार्य है। तो ये टाप प्रत्यय को जोड़ना और पहचानना, हटाना, दोनों प्रकार से। प्रत्यय के बाद हम आ जाते हैं चौथे बिंदु की ओर, जो है वाच्य परिवर्तनम। केवलम लट लकारे, केवल लट लकार में ही, 5 लकारों में से केवल लट लकार में ही वाच्य परिवर्तन पूछा जाएगा, जिसमें कर्ता को पहचानना, कर्ता को कर्मवाच्य में बदलना, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है। ये सब आपको कक्षा में विस्तार पूर्वक भी समझाया जाएगा। इसी प्रकार से कर्म और क्रिया, वाच्य परिवर्तन में कर्म, क्रिया, कर्ता, इनको जानना, इनके विभक्ति के अनुसार वचन, लिंग इत्यादि को जानना, पहचानना। और इसके बाद आ जाता है सबसे सरल जो टॉपिक है आपके पूरे पाठ्यक्रम का, वो है समय। टाइम बताना। संस्कृत में आपको अंकों के स्थान पर शब्दों में समय लिखना होगा, अंकों में दिया जाएगा, और वो भी सामान्य समय पूरा पूरा, जैसे 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, और सपाद जैसे 3:15, 2:15, 4:15, सार्ध जैसे 3:30, 4:30, 5:30, और पादोन जैसे 4:45, 3:45, 2:45 इत्यादि। तो इस प्रकार से 15-15 मिनट के अंतराल वाला समय अंकों के स्थान पर शब्दों में आपको लिखना है। बहुत ही सरल टॉपिक है बेटा ये। आपको क्लास में जब समझाया जाएगा तो सभी बच्चे इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद देखिए अव्यय पदानी, छठा टॉपिक, जिसमें अव्यय दिए गए हैं आपको। इन अव्ययों का अर्थ आपको आना चाहिए और इनका प्रयोग आना चाहिए। फिर आपका ये प्रश्न पूरी तरह से तैयार हो जाता है।
इन सभी शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखकर पुनः पुनः अभ्यास करेंगे, उनके अर्थ को अच्छी तरह से जान लें, उसके प्रयोग वाक्यों को जान लें, तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाता है। इसमें जो अव्यय दिए गए हैं उच्च ही, च, श्वः, ये आप सभी छोटी क्लासेस में अपने पाठों में पढ़ते आए हैं। इन सभी शब्दों से आप परिचित होंगे, कुछ भी नया नहीं है इसमें। इसके बाद देखिए पठित अवबोधनम, पाठ्य पुस्तक के आधार पर 6 टॉपिक आपके सारे व्याकरण के हैं और 7वें टॉपिक से आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुशी, उसके जो पाठ हैं उनके आधार पर बाकी के 4 प्रश्न बनते हैं। 7वें क्वेश्चन में है अशुद्धि संशोधनम, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखना। आपको लिखा हुआ ही मिलेगा, लेकिन आपने चुनना है कि चयन करना है कौन सा शुद्ध शब्द है। वचन लकार पुरुष लिंग दृष्टया, किसी वाक्य में लकार संबंधी दोष हो सकता है, किसी में पुरुष, किसी में वचन और किसी में लिंग की दृष्टि से। आपने ये पहचानना है कि इसका सही शब्द क्या होगा। रेखांकित किए गए शब्द में जो दोष है उसका सही शब्द उसके स्थान पर क्या आ सकता है, दिए गए विकल्पों में से क्या सही शब्द है, ये आप चुनेंगे। और 8वां प्रश्न देखेंगे, ये आप छोटी क्लासेस से करते आए हैं, 7वीं कक्षा में ही शुरू हो जाता है ये प्रश्न निर्माण वाला। एक प्रश्न है, जब आपको उत्तर दिया गया होता है और उसमें रेखांकित शब्द होता है, उसको आधार बनाकर हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न निर्माण बनता है। अंत में पूरा वाक्य लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये आप किम शब्द के सारे रूपों को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये बड़े आराम से सरलता से ये प्रश्न भी हल हो जाता है। और 9वां प्रश्न है प्रसंगानुसारम समुचितम शब्दार्थ चयनम, प्रसंग के अनुसार, कहानी में पाठों में जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार जिस शब्द को दिया गया उसका सही अर्थ चुनें। कई बार इसमें सारे ही अर्थ ठीक होते हैं, लेकिन हमें प्रसंग को देखना है। प्रसंग में, कहानी में इसके लिए किस सेंस में, किस मीनिंग में प्रयोग किया गया था कवि के द्वारा, वही अर्थ शुद्ध माना जाएगा। और इसके बाद है भाषिकम कार्यम पाठ आधारितम, 10वां और अंतिम प्रश्न रहेगा भाषिकम कार्यम पाठ आधारितम, भाषा संबंधी कार्य पाठ पर आधारित। जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं उन पाठों में जो वाक्य दिए गए हैं उनको बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे, साथ साथ आप ये नोट करेंगे कि इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, इसका कर्ता कौन है, इसमें आए गए शब्दों में विशेष्य कौन सा है, उसका विशेषण क्या शब्द है, इन शब्दों का पर्यायवाची क्या बन सकता है, इनका विलोम क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न बनते हैं, विशेषण विशेष्य, पर्याय विलोम, कर्तृक्रिया इत्यादि। इनको आप पाठों को पढ़ेंगे तो ये स्वतः ही तैयार होते चले जाएंगे। अब हम आपके पाठ्य पुस्तक के विषय में चर्चा कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तकम शेमुषी द्वितीयो भागः, शेमुषी पाठ्य पुस्तक का दूसरा भाग जो कि 10वीं में पाठ्य पुस्तक के रूप में लगा हुआ है संस्कृत के लिए। इसमें से जो पाठ आएंगे वो 4 पाठ आएंगे प्रथम सत्रीय परीक्षा में, जिसमें है प्रथमः पाठः शुचिः पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम नाम से जो पहला पाठ है वो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा, ये दूसरा पाठ आपके पाठ्यक्रम में है। चतुर्थः पाठ शिशुलालनम और 5वां पाठ है जननी तुल्य वत्सला। ये 4 ही पाठ आपको प्रथम सत्रीय परीक्षा के लिए तैयार करने हैं। इसके बाद देखिए आंतरिकम मूल्यांकनम, इंटरनल असेसमेंट, ये पूरे वर्ष ही चलती रहती है आपका आंतरिक मूल्यांकन। विभिन्न परीक्षाएं, क्लास टेस्ट, क्लास वर्क, होमवर्क और अन्य प्रकार की जो भी गतिविधियां आपको करवाई जाती हैं उन सभी की वेटेज फाइनली इंटरनल असेसमेंट में जोड़ी जाती है। तो जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस हों, सभी क्लासेस आप अवश्य लें। कक्षा कार्य, गृह कार्य समय पर करें। जो भी आपको संचिका का काम दिया जाता है, आपको फाइल वर्क, एक्टिविटी वर्क, श्लोक गायन, उच्चारण, कथा वाचन इत्यादि जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उन सभी में आप सक्रिय, पूरी तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए। तो इसमें आंतरिक मूल्यांकन में आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं।
फिर भी इसमें 4 टॉपिक जो लिखे गए हैं, टोटल 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन है। 10 अंक आपके प्रथम सत्र में रखे गए हैं और 10 अंक आपके वार्षिक परीक्षा के लिए रखे गए हैं। कुल मिलाकर 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन, 80 अंकों की परीक्षा, वो भी 2 भागों में विभाजित है, प्रथम सत्रीय और वार्षिक परीक्षा। दोनों में आधा आधा पाठ्यक्रम बांट दिया गया है, लेकिन जो व्याकरण के अंश हैं वो केवल प्रथम सत्र में आएंगे। जो द्वितीय सत्र होगा यानी वार्षिक परीक्षा, उसमें व्याकरण के बिंदु नहीं हैं, अन्य बिंदु हैं जो हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा सत्र है वो केवल प्रथम सत्र के लिए ही है आज की कक्षा। तो हम वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आपको विस्तार से मैं वार्षिक परीक्षा के विषय में ही बताऊंगी। अब हम आंतरिक मूल्यांकन पर थोड़ी सी दृष्टिपात कर लेते हैं। जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, पूरे वर्ष आपकी परीक्षाएं होती हैं, टेस्ट होते हैं, अभी शुरू भी हो चुके हैं। आपके जो टेस्ट हो रहे हैं महीने में 2 बार, इनकी भी वेटेज जाएगी। बेस्ट 2 की वेटेज होगी 2.5 अंक यानी 2.5 नंबर। उसके अलावा बहुविध मूल्यांकनम, पूरे वर्ष जो मूल्यांकन आपकी टीचर मौखिक परीक्षा के रूप में करती है क्लास में, या जो प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, और भी अनेक विधियां हैं मूल्यांकन की, उन सभी की वेटेज होती है, जो कि इसमें 2.5% रखी गई है। निवेश सूचिका यानी पोर्टफोलियो, जिसमें कई बार समूह बनाकर या अन्य प्रकार से भी क्लास वर्क इत्यादि के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो जो भी आपको वर्कशीट्स या कोई भी क्लास वर्क होमवर्क दिया जा रहा है उसको साथ साथ पूरा करें, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड आपकी वार्षिक परीक्षा के अंकों पर भी प्रभाव डालेगा। आपकी अंक पत्रिका में, मार्कशीट में उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। तो इसके बाद है चौथा और आखिरी बिंदु, भाषा संवर्धनाय गतिविधयः। भाषा की समृद्धि के लिए जो गतिविधियां की जाती हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे कि ASL श्रवण संभाषण कौशल, वार्तालाप, संस्कृत समाचार वाचन इत्यादि इत्यादि, या किसी टॉपिक पर लिखने को कुछ दिया जाता है, उसका भी आपकी आंतरिक मूल्यांकन में वेटेज रहेगा। तो इस प्रकार से 10 अंक 4 जगह विभाजित हैं। 2.5 के सारे ही 4 जगह विभाजित हैं, 2.5, 2.5 इस तरह। किंतु टोटल 20 अंकों का मूल्यांकन होगा तो ये 5-5 अंक हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 अंक का दिखाया गया है। इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा में भी होगा, तो कुल मिलाकर 5-5 4 जगह डिवाइड होंगे, 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये प्रथम सत्रीय पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका अवश्य समाधान करूंगी, उत्तर दूंगी। बच्चों, वीडियो के अंत में आपको इस पूरे पाठ्यक्रम की दोनों पेजेस की फ़ोटो मिल जाएगी, उसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में नोट कर लें और खूब मेहनत करें बच्चों। पुनः धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो नमः।